नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं क्या है अशोक राज, एक ऐसी श्रृंखला जो इतिहास के सबसे महान सम्राटों में गिने जाने वाले सम्राट अशोक के शासन, विचार और उनकी कालजयी धरोहर को आज के युग में समझने का प्रयास है। साथियों, आज हम बात करेंगे अशोक के अधिकारी और उनका लोक कल्याणकारी प्रशासन, वह शासन जो आज भी लोकतंत्र को दिशा दिखाता है। विश्व इतिहास में सम्राट अशोक ऐसे ही महान की पदवी से नहीं नवाजे गए हैं। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शुरुआत की। सम्राट अशोक का शासनकाल भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय था, जिसमें प्रशासनिक दक्षता, नीति निर्माण में नैतिकता और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण की झलक स्पष्ट रूप से मिलती है। अशोक का राजधर्म केवल सत्ता व्यवस्था नहीं, बल्कि एक नैतिक और सेवा आधारित शासन प्रणाली थी। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे न केवल प्रशासनिक ढांचे के अंग थे, बल्कि सम्राट के धम्म के प्रचारक और रक्षक भी थे। किन मूल्यों और नीतियों का अनुपालन अधिकारियों से अपेक्षित था, उसकी विस्तृत रूपरेखा और दिशा निर्देश दिया। उनके शिलालेखों में आज लोकतांत्रिक देश में शासन सत्ता और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक कल्याण, जन कल्याण और सुशासन तथा जनभावना के सम्मान और जनोन्मुख प्रशासन के संचालन के लिए प्रेरणा और सीख लेनी चाहिए। अशोक के शिलालेखों में अंकित दिशा निर्देश लोकतांत्रिक भारत देश के लिए और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। अशोक के ये दिशा निर्देश कालजयी हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के मनोविज्ञान का सूक्ष्म अध्ययन करके उन्हें सुशासन की ओर प्रेरित करने के लिए दिशा निर्देश हैं। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारतीय इतिहास में अशोक महान ने लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखी। अशोक का राजतंत्र सिर्फ राजा द्वारा कर वसूलना और राज करना नहीं था, बल्कि उसके लिए राज करने का अर्थ हुआ कि कितना अधिक से अधिक लोक कल्याण और लोक मंगल के कार्य हों। इसीलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों में ऐसे गुण विकसित हों जिससे कि यह लोक मंगल और लोक कल्याण का कार्य भली भांति सुनिश्चित किया जा सके। वह अपने अधीनस्थ तमाम अधिकारियों से उच्च नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण और जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए निरंतर निर्देशित करते रहे, प्रशिक्षित करते रहे और यह सुनिश्चित भी करते रहे कि तमाम निरीक्षण और पर्यवेक्षण के माध्यम से वे इन गुणों से भली भांति सुसज्जित हों। इसी क्रम में वह स्तंभ लेख 4 और चट्टान लेख 3 में राजूक नामक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी के अधिकारों में वृद्धि करते हुए उन्हें कार्य और निर्णय की स्वतंत्रता भी दी। यह स्वतंत्रता इसलिए दी कि उसके अधीनस्थ लोग निर्भय होकर और पूर्ण विश्वास से काम कर सकें और लोगों के हित और सुख का ध्यान रखें, लोगों पर अनुग्रह करें, लोगों के सुख दुख का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे। इसी स्तंभ लेख 4 में उन्होंने प्रजा के लिए उनके हित और सुख हेतु नियुक्त रज्जुकों को निर्भय, निस्वार्थ और प्रसन्नचित होकर अपने कर्तव्य पालन का निर्देश दिया है। धौली के पृथक प्रथम शिलालेख में महामात्य को मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम प्रतिपदा यानी मध्यम मार्ग के अनुसरण का निर्देश दिया है। अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों में ऐसी प्रवृत्तियां न फैलें जिससे लोकहित, लोक सुख के कार्य में बाधा पड़े, इसलिए वह नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने की भी बात करते हैं। कलिंग लेख 1 में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों में स्वाभाविक रूप से पनप जाने वाली नकारात्मक और उनके दायित्व निर्वहन के अयोग्य बनाने वाली प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है और आगाह किया है कि सतत प्रयास करना चाहिए कि ऐसी प्रवृत्तियां उनमें न आने पाएं। उन्होंने उल्लेख किया है कि ईर्ष्या, क्रोध, आश्लोप, निष्ठुरता, जल्दीबाजी, त्वरा, अभ्यास का अभाव, आलस्य और तंद्रा ये ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जिनसे प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को यह चेष्टा करनी चाहिए कि उनके मध्य यह प्रवृत्तियां न पनपने पाएं। उन्होंने इन सब का मूल कारण भी बताया है कि हम लोगों को क्रोध का त्याग करने के साथ साथ जल्दी में कोई निर्णय लेने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अनाश्लोप और अत्वरा, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो आलस्य करेगा उसका उत्थान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चलते रहिए और आगे बढ़कर प्रयत्न करते रहिए। अशोक ने धौली शिलालेख प्रथम में राज्य के अधिकारियों के लिए अखक से यानी अकर्कश यानी कर्कश न होना यानी सरल, अचंडे यानी चंडे यानी क्रोधी न होना, संखिनालंबे यानी हिंसक प्रवृत्ति का न होना जैसे स्वभाव की अपेक्षा की है। इस प्रकार अशोक ने प्रशासनिक अधिकारियों में अधिकार संपन्नता के साथ ही पनप जाने वाले दुष्ट प्रवृत्तियों का बड़े सूक्ष्मता से अध्ययन किया है और उन्हें इन प्रवृत्तियों से दूर रहकर जनहित कल्याण में निर्भयतापूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ काम करने का निर्देश दिया है।
अशोक ने अपने पूरे राज्य में तमाम शिलालेखों पर यह निर्देश अंकित कराए। ये उनके अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भी थे और आम जनता के लिए भी थे। ये बातें अधिकारी कर्मचारी और आम जनता भूल न जाएं, उनका बीच बीच में अध्ययन मनन चिंतन जरूरी है। इसीलिए कलिंग लेख 2 में उन्होंने निर्देश दिया है कि साल में 3 बार पुख्य नक्षत्र के दिन के साथ हर महीने तिस्य के दिन और बीच बीच में कभी कभी लिखी बातों को पढ़ना सुनना चाहिए। जब अवसर हो तब हर एक को इसे सुनना चाहिए। साथियों, आज जब लोकतंत्र है और तमाम तरह के प्रशासनिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, फिर भी ज़्यादातर प्रशासनिक अधिकारी नकारात्मक प्रवृत्तियों के शिकार हैं। कदाचित जन कल्याण, जनहित, लोकमंगल और लोकहित के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए, इन सकारात्मक मूल्यों से लैस होने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को प्राचीन भारत में जिस अद्भुत परंपरा की शुरुआत अशोक महान ने की थी, उसकी आज भी प्रशासनिक व्यवस्था में कितनी बड़ी प्रासंगिकता और सार्थकता है। और हम आज इतने आधुनिक विचारों और संस्थाओं से लैस होकर के भी इन मूल्यों को नहीं विकसित कर पा रहे हैं। यही अशोक की महानता थी और इसी कारण से अशोक अपने समय से बहुत आगे थे। शायद इतिहास में बिरला ही शासक होगा जो इतनी सूक्ष्मता से अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देता हो और उनसे लोक सरोकार के प्रति समर्पण के लिए गुणों का निर्धारण इतनी सूक्ष्मता और स्पष्टता से करता है। आज के लोकतांत्रिक भारत देश में भी प्रशासनिक अधिकारियों में कहाँ इन मूल्यों की अपेक्षा है और कौन इसके लिए खुद अपने कार्य व्यवहार कृतित्व और व्यक्तित्व और शब्दों से प्रेरित करने का कार्य कर रहा है? अर्थात कोई नहीं। सम्राट अशोक के शासन में अधिकारी और कर्मचारी केवल आदेश पालक नहीं थे, वे नीति निर्माण, नैतिकता के प्रचारक और जन सेवा के संवाहक थे। उन्होंने अशोक के धम्म राज्य को व्यवहार में उतारा और समाज को एक न्यायपूर्ण, करुणामयी और प्रगतिशील दिशा में ले जाने में सहयोग किया। अशोक राज केवल एक ऐतिहासिक अवधारणा नहीं बल्कि एक आदर्श शासन मॉडल है, जिसमें राज्य की शक्ति का उपयोग समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए किया गया। यही वह प्रेरणा है जो आज के भारत को पुनः धम्म प्रधान, लोकसेवी और उत्तरदायी शासन की ओर ले जा सकती है। अशोक की प्रासंगिकता आज के लोकतंत्र में। साथियों, सम्राट अशोक ने अधिकारियों के मनोविज्ञान का जो सूक्ष्म अध्ययन किया वह आज भी अद्भुत है। उन्होंने केवल निर्देश नहीं दिए बल्कि यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी प्रशिक्षित हों, अनुशासित हों और जनभावना के प्रति संवेदनशील हों। आज जब हम लोकतंत्र में प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं तो क्या हमें इन मूल्यों की ओर नहीं लौटना चाहिए? क्या हमारे अधिकारी ईर्ष्या, क्रोध और आलस्य जैसी प्रवृत्तियों से मुक्त हैं? क्या उन्हें निर्णयों में त्वरा नहीं होती? क्या वे जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं? यदि नहीं तो शायद समय आ गया है कि हम अशोक के शिलालेखों को फिर से पढ़ें, न केवल पत्थर पर बल्कि अपने हृदय पर। साथियों, अशोक का धम्म राज्य एक आदर्श था, नारा नहीं। आज भी यदि हम उसे आत्मसात करें तो एक जनोन्मुख प्रशासन, सुशासन और लोक मंगलकारी राष्ट्र की ओर बढ़ सकते हैं। क्या है अशोक राज श्रृंखला का यही संदेश है कि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, भविष्य की राह भी है। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, विचार करें और अपने आसपास के हर नागरिक और अधिकारी को यह प्रेरणा दें। धन्यवाद। जय भारत, जय सम्यक भारत।